आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप पहले से जानते हैं कि ये टॉपिक जो पहला टॉपिक है डेमोक्रेसी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, ये बड़ा टॉपिक है, तो इसमें अभी समय देना आवश्यक है। तो पिछले दिन हमारी चर्चा हो रही थी कि 1900 ईस्वी से लेकर के 2000 यानी आज तक अधिकांश ऐसे राष्ट्र हैं जो पहले उपनिवेश था, इसी के अधीन था, धीरे धीरे सबों को आजादी मिली। कुछ सैन्य कार्रवाइयां भी हुई, जबरन सैन्य शासन स्थापित भी किए गए कुछ राष्ट्रों में, किंतु बहुत दिनों तक नहीं चल पाया और अंततः चुनी हुई सरकार ही प्रतिष्ठापित हो पाई। सबको पता है, अब सबको अफ्रीकी कंट्री, लैटिन अमेरिकी कंट्रीज, ढेर सारे 19वीं शताब्दी 20वीं शताब्दी में स्वतंत्र हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी कई ऐसे राष्ट्र, छोटे छोटे राष्ट्र जो स्वतंत्र हुआ और लोकतंत्रीय शासन प्रणाली वहां कायम हुई। किंतु आप सबके मन मस्तिष्क में एक बात जरूर आती होगी या आनी चाहिए, वह यह कि जिस प्रकार से भारत की एक सरकार है, अमेरिका की एक सरकार है, इंग्लैंड की सरकार है, कनाडा की सरकार है, जापान, जर्मनी ने विभिन्न राष्ट्रों की अपनी अपनी सरकार होती है, ठीक उसी प्रकार से एक विश्व स्तर पर की भी तो सरकार होनी चाहिए जो संपूर्ण विश्व को इस प्रकार से संचालित करे ताकि किसी भी दृष्टिकोण से एक दूसरे पर दबाव न पड़े, शोषण न हो। ऐसी तो परिकल्पना आप सबके मन मस्तिष्क में आती होगी। फिर दूसरी बात यह है कि प्रत्येक राष्ट्र का अपना अपना एक एरिया होता है। यदि अच्छा संबंध है तो बिना बाउंड्री का भी काम चलता है, अच्छा संबंध नहीं है तो बाउंड्री दिए जाते हैं, फिर तार कटीले तार लगवाए जाते हैं, वहां पर सैनिकों को पहरा में दिए जाते हैं, आदि आदि। किंतु जब आप कल्पना कीजिए कि अब समुद्र है, वहां पर कौन सी का बैरियर लगाएंगे, कहां से कहां तक का एरिया किस राष्ट्र का होगा। फिर आज के इस परिवेश में हम लोग जो आधुनिक के युग को हम साइंस टेक्नोलॉजी का युग कहते हैं, आर्थिक होड़ में, उत्तरोत्तर आगे बढ़ने की होड़ में जिस प्रकार से विकास के क्रम को बढ़ा रहे हैं और उसका जो दूरगामी प्रभाव पड़ रहा है वायुमंडल पर, पर्यावरण प्रदूषण पर, मतलब who will be responsible for this type of bad effect in our environment? Really, it is a question of thinking for world, विश्व के लिए चिंता का विषय है। तो इसलिए विश्व के स्तर पर की सरकार को भी प्रतिस्थापित होनी चाहिए ताकि इन तमाम समस्याओं का समाधान भी हो सके।
तो इसी के निमित्त यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई। ये यूनाइटेड नेशन संपूर्ण विश्व के स्तर पर एक ऐसा संगठन है जो कि विश्व के तमाम सदस्य राष्ट्रों की चिंता करता है, उसका विकास, उसमें व्याप्त गरीबी, पिछड़ापन, अशिक्षा, कुपोषण, इन तमाम समस्याओं के समाधान के लिए इस प्रकार का एक ऐसा संगठन बना जो विश्व स्तर पर यह कार्य करता है। वैसे इसकी स्थापना के पीछे की पृष्ठभूमि में बहुत डिटेल्स में हम नहीं जा सकते हैं, समय की बाध्यता है, मर्यादा है, किंतु मैं थोड़ा सा संकेत कर देना चाहूंगा। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 से 1919 में जाकर के समाप्ति की घोषणा हुई थी, विश्व के अधिकांश राष्ट्र इन्वॉल्व थे और बहुत भारी क्षति हुई थी, धन और जन दोनों की। तो विश्व के नेताओं ने महसूस किया कि एक ऐसा संगठन होना चाहिए जो इस प्रकार की यदि कोई संभावना या समस्या आने वाली होगी तो उस पर रोक लगावे, अंकुश लगावे। इसीलिए 1919 ईस्वी में ही लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी। किंतु जब 1939 से 44 के बीच में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया तो लीग ऑफ नेशन की जो भूमिका थी उस पर प्रश्न चिन्ह लग गया, वो स्वतः समाप्त हो गया। अब सिपाही खड़ा है और बगल में चोर चोरी कर रहा है, तो फिर उस सिपाही का रहने या न रहने का कोई मतलब नहीं है। तो वही हुआ लीग ऑफ नेशन के द्वितीय विश्व युद्ध जो छिड़ा उसको रोकने में लीग ऑफ नेशन चूंकि 1939 से 44 के बीच में जो विश्व युद्ध हुआ वो असमर्थ हो गया, जिसके कारण और दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ वह और भी घातक हुआ संपूर्ण विश्व के स्तर पर। प्रथम विश्व युद्ध से भी बहुत ही भयानक विश्व युद्ध हुआ था। तमाम राष्ट्र एग्जॉस्टेड हो गए, बुरी तरह से प्रभावित हुए और युद्ध करते करते अधिकांश राष्ट्र थक चुके थे, बहुत भारी तबाही हुई और अंततः राष्ट्रों ने महसूस किया, निर्णय लिया कि नहीं, इस प्रकार से युद्ध, कत्लेआम, खून खराबा, विकास के बदले में विनाश, ये किसी भी राष्ट्र के लिए या विश्व के लिए यह उचित नहीं है, मानव के लिए प्रश्न चिन्ह है, मानव अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा और युद्ध विराम की घोषणा हुई। तत्पश्चात नए सिरे से यूनाइटेड नेशन को स्थापित किया गया, यह अस्तित्व में आया। तो जिसका उद्देश्य है विश्व के तमाम सदस्य राष्ट्रों को संरक्षण प्रदान करना, उनके विकास में सहयोग करना, चिंता करना, विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करना, यह है यूनाइटेड नेशन का प्रमुख कार्य हुआ। और जब इसकी स्थापना हुई थी 1945 ईस्वी में,
उस समय में 50 राष्ट्रों ने बड़ा बढ़ चढ़कर भाग लिया था। भारत भी एक राष्ट्र जो मूल सदस्य राष्ट्र के रूप में अपने को इस यूनाइटेड नेशन में शामिल किया, यानी कि कुल मिलाकर के 50 प्लस 51 राष्ट्र हुए जो यूनाइटेड नेशन के मूल सदस्य राष्ट्र के रूप में जाने गए। किंतु आपको विश्वास, आपको प्रसन्नता होगी कि आज इसकी संख्या 193 है। अब कल्पना कीजिए कि विश्व में 193 सदस्य राष्ट्र यूनाइटेड नेशन के हो गए हैं। इससे ही इसके वैशिष्टता को हम अनुभव कर सकते हैं, जान सकते हैं। और यूनाइटेड नेशन का जो सर्वोच्च अधिकारी होते हैं उनको कहा जाता है सेक्रेटरी जनरल, महासचिव। हिंदी में कहते हैं महासचिव। ठीक है, ये पुर्तगाली है, ये 9वें महासचिव है, सेक्रेटरी जनरल है। और आप सबको ज्ञात होगा कि किसी परिवार को चलाने के लिए जो मुखिया होते हैं उसको उनके परिवार के प्रत्येक सदस्यों में कार्यों का बंटवारा करते हैं ताकि सही तरीके से समय से कार्यों का संपादन हो सके। यहां तो संपूर्ण विश्व की बात है, इसलिए सुगमता पूर्वक समय से कार्य संचालित करने के लिए संपूर्ण विश्व को की तमाम समस्याओं को जानने के लिए यूनाइटेड नेशन के 6 मुख्य अंग बनाए गए। तो उन 6 अंगों का डिटेल्स में हम लोग अगले दिन चर्चा करेंगे। किंतु जब ये एक वर्ड है IBRD, क्योंकि जब दुनिया तबाह हो चुकी थी द्वितीय विश्व युद्ध से, तो एक ऐसा संगठन, एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बना जो 1944 में तो इसका गठन हुआ, किंतु यह जून 1946 से कार्य करना शुरू कर दिया। और एक है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यह 1945 में अस्तित्व में आया और 1 मार्च 1946 से यह कार्य करना शुरू कर दिया। हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि यूनाइटेड नेशन के जो मुख्य 6 अंग हैं, इसके अतिरिक्त भी कुछ स्पेशल एजेंसियां हैं, फाइनेंशियल एजेंसियां हैं, अदर एजेंसियां हैं, उसमें इसका डिटेल्स में हम लोग चर्चा करेंगे। IMF और IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के नाम से इसको हम जानते हैं, और शॉर्ट में इसे हम लोग वर्ल्ड बैंक भी कहते हैं। तो इसको हम लोग अलग से चर्चा करेंगे। तो जो 6 मुख्य अंग बनाए गए हैं, 6 मेन ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, वी विल डिस्कस क्लियरली one by one in next classes. So really it is an organization which is the most important organization. No doubt, this is the most important an organization to look over all. It means whole country of the world, and the most important person of United Nations is known as
Secretary General. The Secretary General, the present Secretary General is Antonio Guterres. यानी ये वर्तमान में एंटोनियो गुटेरस जो है ये सेक्रेटरी जनरल हैं, इसके सर्वोच्च अधिकारी हैं और इसका कार्यकाल 1 जनवरी 2017 से काउंट हुआ है। अभी ये वर्तमान में ये आप सबको ज्ञात है कि 5-5 वर्ष का इसका कार्यकाल बढ़ता भी है, जैसे प्रेसिडेंट कुरियार वगैरह का कार्यकाल बढ़ा हुआ है, तो और भी कई का बढ़ा है। तो अभी वर्तमान में एंटोनियो गुटेरस जो पुर्तगाल के नागरिक हैं वो महासचिव पद पर कार्य कर रहे हैं। अगले दिन हम लोग चर्चा करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महत्वपूर्ण 6 अंग हैं उसका क्या क्या कार्य है, क्या क्या कौन कौन उसमें सदस्य होते हैं। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।